हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग इसके पार्ट 2 की। और इस पार्ट 2 को कंप्लीट करते हुए हम लोग जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 13 से लेकर 18 तक। आज हम लोग बात करेंगे 7वें चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 19 की, जो कि बात करता है वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर जिसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। अभी तक हम लोग जो इसमें क्लाइमेट देख चुके हैं, हमने एक तो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होता है वो देखा, उसके बाद हमने सवाना या फिर जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसकी बात करी, उसके बाद हमने बात करी जो हमारे हॉट डेजर्ट्स या फिर जो ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं उनकी, और साथ ही साथ मिड लेटीट्यूड डेजर्ट यानी कि टेम्परेट डेजर्ट की। तो आज हम थोड़ा सा मिड लेटीट्यूड में ही बात करेंगे, है ना, टेम्परेट रीजन की ही बात करेंगे, और वेस्टर्न मार्जिन की यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ द टेम्परेट जो जोन है उसकी बात करेंगे, और वहाँ का देखेंगे कि जो वार्म वेदर है, जो वार्म क्लाइमेट है वो किस तरीके से है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले एज यूजुअल जैसे हम लोग हर चैप्टर में हर क्लाइमेट के साथ करते हैं, हम पहले देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, बारिश कितनी हो रही है ना, और टेम्परेचर वगैरह कितना जाता है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वेजिटेशन की, और उसके आगे बात करेंगे जो वहाँ पर और भी जिस तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हो रही है उसकी। तो यही सारा का सारा जो ओवरऑल रहेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होगा। तो पहला चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सारे के सारे चैप्टर जो है वो आपको पता है, एज यूजुअल अब तक पता लग गया होगा कि वो हमारे जो फुल कोर्स है उसमें अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग वो सारे के सारे वीडियोस जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो वो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। साथ ही साथ मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ कि सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं, वो आपको फुल कोर्स में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक या इस चैप्टर जो कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बात करता है, इसको पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है ना, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, ये अभी आपको इसका जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है, तब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्यों बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो द वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज फाउंड इन रिलेटिवली फ्यू एरियाज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में बहुत कम जगह ऐसी हैं, वेरी फ्यू एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। कौन सा क्लाइमेट है? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। कहाँ पर है? देखिए, दे आर एंटायरली कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास बिटवीन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए, ये जो रीजन दिया गया है ये तो नाम से ही क्लियर है ना। कैसे? टेम्परेट मतलब 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, मतलब 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और 3 से 45 डिग्री साउथ। ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्लियर है, टेम्परेट रीजन से। अगला जो टर्म है इसका जो डिफाइन करता है वेस्टर्न मार्जिन, तो सीधी सी बात है कि वेस्टर्न मार्जिन मतलब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में ये होगा। तो यहां से आप इसके ये दो बात तो समझ गए कि कहां पर ये पाया जाएगा, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ, 30 से 45 डिग्री साउथ, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन है और वेस्टर्न मार्जिन है, तो इसलिए ये वेस्टर्न पोर्शन में पाया जाएगा। अब यही चीज जो है नीचे आपको मैप में दिखाई हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब इसमें क्या लिखा है कि द बेसिक कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 13। ये फिर से मैं कहूंगा थोड़ा सा गड़बड़ है, चैप्टर 13 नहीं है, चैप्टर 14 है। और चैप्टर 14 को पढ़ते वक्त, चैप्टर 14 को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी
कि वहां पर वो जो शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स, ये विंड कौन सी है, दीज आर योर प्लेनेटरी विंड्स, है ना। जो आपका प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, है ना, इक्वेटोरियल लो, उसके बाद आपका जो बनता है दैट इज योर इक्वेटोरियल लो के बाद आपका क्या बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई, है ना। फिर उसके बाद आपका बन जाता है जो आपका टेम्परेट लो बनता है, फिर आपका जब पोल्स पे जाते हैं तो पोलर हाई बनता है। तो ये सारे के सारे हैं प्रेशर बेल्ट्स, और उन्हीं प्रेशर बेल्ट्स की वजह से जो आपके विंड्स जनरेट होती हैं या जो विंड्स का मूवमेंट होता है, दे आर योर प्लेनेटरी विंड्स, जिसमें हम लोगों ने देखे थे ट्रेड विंड्स, है ना, जिसमें हम लोग देखे थे वेस्टर्लीज। तो ये सारे के सारे जो है ईस्टर्लीज भी थे, कुछ पोलर ईस्टर्लीज वगैरह, हालांकि वहां तक हम लोग नहीं गए थे या वहां तक जाना जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बेसिकली यहाँ पर दो विंड्स का काम रहेगा। एक हम देखेंगे ट्रेड विंड्स, है ना, मतलब एक हम एप्लीकेशन समझेंगे ट्रेड विंड्स का, और दूसरा हम समझेंगे जो वेस्टर्लीज होती है वो, है ना। और वैसे भी आप लोगों को पता है, अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रेड विंड्स जो है वो तो ट्रॉपिकल रीजन में रहती है, और जो वेस्टर्लीज है वो आपकी कहाँ पर रहती है, टेम्परेट रीजन में रहती है। तो इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इस पर रहेगा। और इसकी जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग क्या होती है विंड बेल्ट्स की, शिफ्टिंग आपको पता है कि जब सन मूव करता है, या फिर मैं कहूँ कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है, तो जब वो सन का चक्कर लगाती है, जब सन के अबाउट वो रिवॉल्यूशन करती है, तो सीजन्स आते हैं, हमें पता है ना, सर्दी का सीजन, गर्मियों का सीजन। तो वो कैसे आता है वो आपको पता है कि उसकी वजह से सन का जो मूवमेंट है, या जो हम कहें कि सन का एक अपरेंट मूवमेंट है या रिलेटिव मूवमेंट है विद कंपेयर टू दी अर्थ या विद रिलेशन टू दी अर्थ, वो हमें पता है कि सन सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है। यानी कि साल का एक समय ऐसा होता है जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, एक समय ऐसा होता है जब सन हमारा डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, मतलब उसी के बीच में चलता है। उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी भी सन नहीं जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे साउथ पोल की तरफ को सन कभी भी नहीं जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट है ये उसकी वजह से होती है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको चैप्टर नंबर 14 में पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से यहाँ पर एक थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का अगर वो मतलब 3-4 चैप्टर पुरानी बात हो गई है तो वो माइंड से अगर कहीं स्किप हो गया है या स्लिप हो गया है तो वो वापस से आपके माइंड में आ जाए। और फिर भी इतना बताने के बाद भी आप लोग उसको प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका क्या ऑप्शन है, उसका ऑप्शन वही है कि आप चैप्टर 14 में जाएं और दोबारा से ये चीज़ जो है वहाँ पर जाके समझें और पढ़ें। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, दो द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी हैज द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ विंटर रेन क्लाइमेट। यहां से भी हमें एक इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है इस तरीके के क्लाइमेट की वो पता लगी कि ये विंटर रेन क्लाइमेट है, मतलब यहां पर जो बारिश होगी वो कब होगी, सर्दियों में होगी। और दूसरा इसमें लिखा है कि जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो एरिया है वहां पर इस तरीके का क्लाइमेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो आई होप ये बात आप समझ गए। लेकिन द बेस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस पिक्यूलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन फैक्ट फाउंड इन सेंट्रल चिली। लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहां पर इस तरीके का क्लाइमेट बेस्ट हमें देखने को मिलता है वो है साउथ अमेरिका का जो देश है दैट इज चिली, और उसके भी सेंट्रल यानी कि मध्य हिस्से में, है ना। अभी वो आगे देखेंगे। और बाकी देखिए इसमें अदर जो मेडिटेरेनियन रीजन्स दिखाए गए हैं वो है आपका सैन फ्रांसिस्को के पास जो कैलिफोर्निया है, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कैलिफोर्निया। इसके बाद अफ्रीका का जो सर्दर्न वेस्ट टिप है यानी कि साउथ अफ्रीका के पार्ट में अगर आप जाएंगे तो केप टाउन के पास। ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो सर्दर्न विक्टोरिया और अराउंड एडिलेड के आसपास, है ना, बॉर्डरिंग द सेंट विंसेंट एंड स्पेंसर गल्फ। और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो स्वानलैंड। अब यही सारे के सारे आप मैप में देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। ये आपको पता है ये जो बीच में एक सी है या समुद्र है ये है मेडिटेरेनियन सी, है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले जितने भी देश हैं या जितने भी रीजन्स हैं वहां पर इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पुर्तगाल है, पोर्तुगल, देन यू हैव स्पेन, देन यू हैव फ्रांस, है ना, यहाँ पर फिर आपका ये इटली आ जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे के सारे जो देश हैं
यहां पर जिस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है दैट इज योर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बेस्ट डेवलप्ड आपको जो बताया है वो है ये वाला रीजन, दैट इज साउथ अमेरिका में चिली, है ना। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में ये है, दिस वन इज योर कैलिफोर्निया वाला पार्ट, सैन फ्रांसिस्को के पास कैलिफोर्निया। इसके बाद अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका जो साउथ वेस्ट टिप है ये, यानी कि केप टाउन के पास। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो ये हमें दिख जाएगा एडिलेड के पास वाला जो साउथ वेस्ट रीजन है, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में ये दिख जाएगा जो स्वानलैंड वाला रीजन है। ठीक है, ये कौन सा दिखाया गया था आपको, जो साउथ विक्टोरिया और एडिलेड वाला रीजन है वो ये है। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया कि अब ये कहां कहां पर पाया जाता है। तो इस चीज से एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, और वो ये है कि भले ही इसका नाम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन ये सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के आसपास नहीं पाया जाता, अलग जगह पर भी और जगहों पर भी ये पाया जाता है। इसका नाम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह क्लाइमेट पाया जाता है वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले रीजन्स हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। लेकिन कंफ्यूज ये नहीं होना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के पास ही इस तरह क्लाइमेट पाया जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको मैप में दिखा दिया कि ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको दिख रहा है, और आपको कहाँ पर दिख रहा है, अफ्रीका में भी दिख रहा है। और एक चीज़ आप यहाँ से अगर गौर करें तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली दिख रही है कि हर तरफ वेस्टर्न तरफ में ही है ना। जो मेडिटेरेनियन सी का भी पोर्शन है ये बेसिकली आपका जो यूरोप वाला रीजन है उसका वेस्ट है, कैलिफोर्निया वाला रीजन आपका नॉर्थ अमेरिका जो है उसका वेस्ट है ना। चिली वाला जो रीजन है ये आपका साउथ अमेरिका का वेस्ट है, केप टाउन आपका अफ्रीका का साउथ वेस्ट है, एडिलेड आपका ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्ट है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो रीजन है वो कौन सा है, वेस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड में पाया जाता है, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ के और साउथ के लेटीट्यूड में पाया जाता है, और यहाँ पर विंटर में रेन होती है, यानी कि विंटर में बारिश होती है, इसलिए इसको विंटर रेन क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल आपके माइंड में अब बैठ गया होगा और आप इसको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जो है क्लाइमेट। अब बात करेंगे कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक फीचर्स। यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वी हैव ड्राई वार्म समर विद ऑफ शोर ट्रेड्स, यानी कि जो समर सीजन है वो कैसा है, ड्राई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विंटर में रेन है तो समर में ड्राई होगा। ड्राई है तो इसलिए थोड़ा सा गर्म भी है, वार्म है। और जो ट्रेड विंड्स इस समय हैं दे आर योर ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहां पर जो ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ है इसको सिर्फ पढ़ूंगा फिलहाल, उसके बाद मैं आपको मैप में ले चलूंगा, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 14 में भी जब हम ये शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स की बात कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने आपको ये एक प्रॉमिस किया था कि जब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे तब मैं आपको वहां पर वो शिफ्टिंग समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो आज वो चैप्टर आ गया है, आज वो दिन आ गया है, समय आ गया है जब मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग जो है ये पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे मैप में, वहां पर पहले शिफ्टिंग को समझेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आके हम थोड़ा सा ये जो लाइन्स दी है उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें बिल्कुल भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए जो समर मंथ्स हैं, ये फिगर बेसिकली अगले पेज में दिए हुए हैं, अगर आप लोग बुक फॉलो कर रहे हैं साथ साथ तो उस फिगर में देख सकते हैं। जो समर मंथ्स हैं वहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है, यानी कि रोम की बात करें तो रोम कहाँ पर है, रोम हमें पता है इटली में है ना, और रोम यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी कब पड़ेगी, जुलाई में, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 76 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, कब, जुलाई में, जो कि वहां का समर है। और फिर अगर हम केप टाउन आ जाएं, केप टाउन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है ना, या फिर आप कहें कि सदर्न कॉन्टिनेंट में है, तो वहां पर जब समर सीजन होगा जनवरी में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन कब होगा, जनवरी में होगा, तो वो उस समय वहां का टेम्परेचर होता है लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। द हाइएस्ट टेम्परेचर्स आर हाउएवर एक्सपीरियंस्ड फर्दर अवे फ्रॉम द कोस्ट इन द मोर कॉन्टिनेंटल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, इन द इंटीरियर्स ऑफ द बल्कन पेनिनसुला, द एनाटोलियन पेनिनसुला एंड द मेडिटेरेनियन मिडिल ईस्ट। ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, फिर से यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं पिछले कई चैप्टर से कैरी कर रहा हूँ और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी उस कंसेप्ट को याद रखेंगे, वो क्या है, वो ये है कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट को नहीं भूलना है। यानी कि जो भी जगह
वाटर बॉडीज के जितने पास होंगी वहां का टेम्परेचर उतना ज्यादा मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब वहां पर उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी और उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो रीजन या जो जगह, जो प्लेस वाटर बॉडी से जितना दूर होंगे वहां पर उतनी ही ज्यादा सर्दी होगी और उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी। दैट इज योर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। तो यहां पर भी यही लिखा है कि मतलब रोम का और साउथ अफ्रीका का केप टाउन, इसका टेम्परेचर तो बता दिया, लेकिन जो हाईएस्ट टेम्परेचर्स हैं वो ये नहीं है। हाईएस्ट टेम्परेचर्स आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे, है ना। इंटीरियर मतलब मेडिटेरेनियन के अगर आप ईस्ट तरफ को आ जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेंगे, बल्कन पेनिनसुला जो है वहां पर देखने को मिल सकते हैं, और एनिटोनियन प्लेट्यू जो है वहां पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि जुलाई के मीन टेम्परेचर की अगर हम बात करें एथेंस में, तो वो आपको लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास देखने को मिलेगा। ग्रीस की अगर हम बात कर रहे हैं लैरेसिया, दैट इज यहाँ पर 81 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ब्यूरिथ की बात कर रहे हैं लेबनान में तो 83 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा सेंट्रल चिली में, साउथ अफ्रीका में या फिर मेडिटेरेनियन ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो आपने देखे सारे के सारे कैसी जगह है, कोस्टल पोजीशन है, तो वहां पर सी का इन्फ्लुएंस होगा मॉडिफाइंग टेम्परेचर करने में, है ना। और वहां पर जो टेम्परेचर का मीन है, जनवरी के महीने में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिर से ध्यान रखिएगा ये जितनी भी जगह है, चाहे सेंट्रल चिली वाला रीजन हो, साउथ अफ्रीका हो, मेडिटेरेनियन ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर समर कब होगा? जनवरी में, है ना, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर होने की वजह से जनवरी का जो मीन टेम्परेचर वहां पर देखा गया है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, यानी कि नॉर्दर्न से थोड़ा सा कम है। क्यों? और मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर वो सारे के सारे जो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं, वो कोस्ट में है। ये आप देख सकते हैं, ये भी कोस्ट पे है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर आपको पता है कि यू हैव दी एटलांटिक ओशियन, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन ओशियन है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए सारे के सारे में इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं मैप में, और थोड़ा सा मैप में पहले ये शिफ्टिंग का इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आके हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए मैप लेके आया हूँ, समझाने की कोशिश मैं आपको इसमें करूँगा बिल्कुल पूरी तरीके से। सबसे पहले इसमें जो थोड़ा बहुत चीज़ें दी हुई हैं वो आप समझ जाइए। दोनों फिगर बिल्कुल सेम है, मैंने दो फिगर क्यों बनाई है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो पहले से बनी हुई लाइन है, ये इक्वेटर है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेटर है, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये आपकी कह सकते हैं दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। मैंने सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में भी सिमिलर चीजें ही होंगी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ये क्या हो गया? दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली जो मैंने यहां पर ऊपर लाइन दिखाई है ब्लैक कलर की, दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये क्या है? आर्कटिक सर्कल। मैंने ये रीजन पूरा इसलिए लिया है ताकि आपको एक ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में क्या हो रहा है वो मैं एक साथ दिखा सकूं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसकी, नॉर्मल कंडीशन मतलब इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? ये आपको पता है कि इक्विनॉक्स में जो सन है, सन ओवरहेड, है ना। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि सन ओवरहेड एट इक्वेटर, यानी कि इस समय जो सूरज है वो इक्वेटर के ऊपर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर है डायरेक्ट। आई होप समझ पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो विंड बेल्ट्स हैं या जो प्लेनेटरी विंड बेल्ट्स हैं वो नॉर्मल रहेंगी। अभी शिफ्टिंग की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में वो विंड बेल्ट्स कैसे चलती हैं, है ना, तभी हम उसके फिर शिफ्टिंग को समझ पाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए। मैं यहां पर पहले ये वाला केस डिस्कस करूंगा। इसके बाद ये जो मैंने यहां पर दो लाइन और बनाई है जो आपको रेड कलर की दिख रही होंगी, ये वाली लाइन है लगभग 60 डिग्री नॉर्थ की, और ये नीचे वाली लाइन है दिस इज अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ। आई होप समझ पाए आप। अब इसके बाद आप आगे देखिए, मैं क्या करूंगा कि ये इक्वेटर के पास का रीजन हो गया। इक्वेटर के पास आपको पता है कि लगभग 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में वी हैव अ डोल्ड्रम रीजन, है ना। डोल्ड्रम रीजन मतलब जहां पर विंड्स एज सच कहीं को भी लैटिट्यूड में मूव नहीं करती, वो ऑल्टीट्यूड में यानी कि हाइट की तरफ को मूव करती हैं गर्म होने की वजह से, है ना। ये चीज आपको पता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज और समझिए कि सबसे पहले हमें पता है कि 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास से लेकर इक्वेटर तक हमारा क्या जाता है? वी हैव योर ट्रेड विंड्स।
और वो भी कौन सी वाली डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मतलब ये है, ये ऐसे करके चल रही है, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आई होप दिख रही है आपको, सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ये क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाम लिख भी देता हूं, दीज आर योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये नॉर्मल है बिल्कुल 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर के आसपास तक, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये बहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं पहले एक काम करता हूं कि पहले मैं आपको वो रीजन बता देता हूं जिस रीजन पे हमें फोकस करना है। हमें जिस रीजन पे फोकस करना है ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके पास का जो ये पूरा का पूरा रीजन है ना, यहां पर हमें फोकस करना है एक। और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपको जो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा या पड़ सकता है वो ये है, दैट इज योर कैलिफोर्निया वाला रीजन, सैन फ्रांसिस्को आपके कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में। बाकी तो आपको जो वैसे पूरा का पूरा देखना है वो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखना चाहें तो ये चिली वाला रीजन है, ये आपका जो है केप टाउन वाला रीजन है, और ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने यहां पर कंसिडर नहीं किया है क्योंकि अदरवाइज वो स्पेस फिर प्रॉपर इस पर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप इतने से समझ जाएंगे, बाकी आप खुद से भी मैप में ट्राई करके या ये चीजें जो है खुद से भी देख सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए जो टेम्परेट रीजन है, यानी कि लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यहां पर क्या होगा वो देखिए। यहां पर किस तरीके की विंड्स जो है वो बहती हैं, दे आर योर वेस्टर्लीज, है ना। वेस्टर्लीज बहती है लगभग ऐसे, आई होप आपको ये कलर ऑफ पेन दिख रहा होगा, है ना। वेस्टर्लीज ऐसे करके यहां पर बहेगी, दिस इज वेस्टर्लीज। अब देखिए हो क्या रहा है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मतलब ये समर विंटर नहीं है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन। अब हम जो दूसरा वाला फिगर है उसमें हम बना लेते हैं अपना समर, ठीक है, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर की बात कर लेंगे। मतलब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का मतलब है कि आपका सन कहां पर होगा, सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सन अब उसके ऊपर आ चुका है ओवरहेड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समर की, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यहां पर पड़ रही है अब गर्मी। अब देखिए, अब इसकी वजह से आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ को सन मूव करेगा तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो हमारी ये विंड बेल्ट्स हैं ये थोड़ा थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव करेंगी, क्योंकि जब सन इक्वेटर पे तो ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, जब सन थोड़ा सा नॉर्थवर्ड मूव करेगा तो ये भी थोड़ा सा नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेंगी। उसके लिए लेकिन पहले हमें जो है ये रीजन अपना मार्क करके रखना जरूरी है, अदरवाइज ये रीजन पे हमारा जो फोकस है वो हट जाएगा, है ना। रीजन हमें मार्क करके रखना जरूरी है कि इस रीजन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अब इसी के साथ आप जो है ये वाली विंड जो है वो बना सकते हैं। कौन सी वाली विंड बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है थोड़ा सा ऊपर से बहेंगी, है ना। लगभग अगर आप इनको शिफ्टिंग की बात करें तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसे बहेंगी नीचे को, ये थोड़ा सा क्या हो गई, ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गई। आई होप समझ गए। और सिमिलरली जो हमारी वेस्टर्लीज थी ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गई। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि आई होप कि व्हाइट कलर आपको उतना ज़्यादा विजिबल ना हो, या एक काम करते हैं इसमें हम थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं, इससे आई थिंक कि ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा तो ज़्यादा आपको क्लियर दिख सकता है। ठीक है, ये आपको ऐसे करके अब इस डायरेक्शन में बह रही है, दिस इज योर, ये क्या है, दिस इज वेस्टर्लीज। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है वेस्टर्लीज। तो अब आप देखिए समर में एक चीज को आप समझिए कि हो क्या रहा है। हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था कि ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। अब आप ये देखिए कि इस रीजन में जो ट्रेड विंड्स बह रही है वो लैंड से समुद्र की तरफ को आ रही है ना। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हालांकि मैंने ये पूरा ऐसे करके इसके चारों तरफ रेड कर दिया, लेकिन आपको पिछले चैप्टर से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा भली भांति पता है कि ये वाला रीजन तो आपका क्या है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, दैट इज योर ऑल डेजर्ट। यहां पर तो डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट है ना। यहां पर हमने देखा था सहारा डेजर्ट है।
तो यहाँ पर तो ज़्यादा कोई फर्क हमें मतलब नहीं इसमें नहीं होगा, है ना। यहाँ पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मोस्टली बात कर रहे हैं इस ऊपर वाले रीजन की। अब इस ऊपर वाले रीजन में आप देखिए कि जो बारिश है वो आएगी कैसे। बारिश आने के लिए आपको पता है कि जो विंड्स है वो मॉइस्चर कैरी करनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वेस्टर्लीज तो अपनी दिशा में ऊपर को जा रही है, उनको तो इस रीजन से कोई मतलब ही नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। सिमिलरली जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऑफ शोर है। ऑफ शोर का मतलब क्या होता है? ऑफ शोर का मतलब होता है जब विंड्स आपकी लैंड से वाटर की तरफ को जा रही हो, लैंड से वाटर की तरफ को, क्योंकि विंड्स आपकी बारिश तभी लाएंगी जब वो मॉइस्चर कैरी कर रही है। मॉइस्चर कैरी तभी करेंगी जब वो वाटर से लैंड की तरफ को जा रही है, बट ये ऑफशोर है। ये ट्रेड विंड्स देखिए आप ऑफशोर हो रही हैं, ये लैंड से वाटर की तरफ को आ रही हैं। तो इसलिए इस पूरे के पूरे रीजन में जो मैंने आपको मेडिटेरेनियन के ऊपर वाला रीजन दिखाया, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, यहां पर कहीं पर भी बारिश इस समय नहीं होगी। इसीलिए ये कैसा वेदर है? ड्राई वेदर है और वार्म वेदर है। बात हमने करी है समर की, बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखना है। बात करी है हम लोगों ने समर की। तो आई होप ये बात यहां तक क्लियर है। अब इसको वहां पर जाके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आई होप कि साथ साथ पढ़ेंगे, हालांकि अभी मेरे को आपको विंटर भी समझाना है, लेकिन पहले मैं समर के बारे में पढ़ के दिखा देता हूं, सो दैट कि आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा माइंड में बैठ जाएगी। तब हम फिर विंटर को भी बड़ी आसानी से बेल्ट्स को नीचे शिफ्ट करेंगे और विंटर भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखते हैं वहां पर पहले क्या लिखा है। देखिए यहां पर यह लिखा है कि समर में जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, मैंने आपको बता दिया पहली बात, द बेल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज इज शिफ्टेड लिटिल पोलवर्ड। वेस्टर्लीज भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मूव करेगी, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मूव करेंगी। और इसके बाद क्या होगा कि जो रेन बियरिंग विंड्स है दे आर देयरफॉर नॉट लाइकली टू रीच द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के ऊपर जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो नहीं आएंगी। रेन बियरिंग मतलब जो अपने साथ बारिश ला सकती थी, मॉइस्चर ला सकती थी। अब अगर सीधी सी बात यही है कि अगर वेस्टर्लीज नॉर्मल पोजीशन में थी, आपने वेस्टर्लीज को याद कीजिए कि जब हमने इक्विनॉक्स पे वेस्टर्लीज बनाई थी, अगर उस पोजीशन में होती तो वहां पर वेस्टर्लीज बारिश कर सकती थी, लेकिन यहां पर वेस्टर्लीज क्या हो गई है, वो पोलवर्ड जा चुकी है, वो मेडिटेरेनियन रीजन की ऊपर निकल गई है, इसलिए उनकी वजह से तो कोई बारिश होनी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स है वो ऑफशोर हो चुकी है, वो लैंड से वाटर की तरफ को जा रही है, तो वहां पर उसकी वजह से भी इसलिए कोई बारिश नहीं होगी। तो एयर कैसी है? ड्राई है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, हीट बहुत ज्यादा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी कम है। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो डेज है दे आर एक्सेसिवली वार्म। जो डेज है वो एक्सेसिवली क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, वार्म हो रहे हैं। और इंटीरियर्स में प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स देखने को मिल रहा है। प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स मतलब लंबे समय तक ड्राउट आ रहा है, सूखा आ रहा है। और नाइट में क्या होगा फिर, रैपिड रेडिएशन बट फ्रॉस्ट आर रेयर। रेडिएशन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि रात को जब जमीन ठंडी होगी तो रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फ्रॉस्ट वहां पर फिर भी देखने को ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा सा जो है कोस्टल रीजन है, तो वहां पर फ्रॉस्ट ज्यादा नहीं है ना, लेकिन रात को ठंडक जरूर देखने को मिलती है। तो आई होप ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, बात करेंगे विंटर की। अब देखिए विंटर में क्या होता है, चलिए वहां पर फिर से मैप में चलेंगे, समर को मिटाएंगे और विंटर को समझेंगे। अब देखिए बात करनी है हमें विंटर की, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या हो रहा है, सर्दियां पड़ रही हैं, विंटर हो रही है, यानी कि सन अब कहां जा चुका होगा, सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो मकर रेखा है सन उसके ऊपर आ चुका होगा। यानी कि सारी की सारी जो विंड बेल्ट्स हैं, जो प्लेनेटरी विंड की बेल्ट्स हैं, वो कहां जाएंगी, अब नीचे की तरफ को जाएंगी, साउथ की तरफ को जाएंगी। आई होप समझ गए। तो जो हमारी वेस्टर्लीज पहले कंडीशन में आप देखिए, जो मैंने आपको इक्विनॉक्स में दिखाई है, आप उसी से उसको समझ के चलिए, है ना। मैं इसको फिर से थोड़ा सा एक अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब क्या होगा, जो वेस्टर्लीज है वो इस डायरेक्शन में बहने लगेंगी, मतलब यहां थोड़ा सा नीचे से बह रही है। तो अब देखिए, अब यहां पर इसको आप समझिए, है ना, नीचे से बह रही हैं तो क्या होगा, ये मेडिटेरेनियन सी से पानी लेके जाएंगी, मतलब मॉइस्चर लेके जाएंगी, और ये जो ऊपर का सारा रीजन है, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, वहां पर अब बारिश होगी। यानी कि
विंटर में जो रेनफॉल होगा वो किस विंड की वजह से होना चाहिए? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्लीज, मतलब वेस्टर्लीज की वजह से होना चाहिए। ये बात आप समझ गए। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स तो जो है वो अभी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वो करती रहेंगी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उससे पहले भी बारिश नहीं हो रही थी और वो अब और भी ज़्यादा नीचे की तरफ को शिफ्ट हो गई हैं, तो उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। अब किसी को एक चीज़ का यहाँ पर डाउट हो सकता है ये फिगर्स देखने के बाद कि मैंने ये काफ़ी नीचे से बनाना शुरू कर दी है, तो उनको लगेगा कि क्या ये वेस्टर्लीज इतना ज़्यादा नीचे शिफ्ट होती है। देखिए एग्जैक्टली कितने लैटिट्यूड पे शिफ्ट होती है वो आपको नहीं समझना है, या वो समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना क्या ज़रूरी है कि समर में बारिश क्यों नहीं हो रही है और विंटर में जो बारिश हो रही है वो कौन सी विंड्स की वजह से हो रही है। वो वेस्टर्लीज की वजह से हो रही है। अब वेस्टर्लीज कितना नीचे शिफ्ट हो रही है दैट इज़ नॉट द केस, या वो इशू नहीं है, वो मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर्दियों में जो बारिश होगी वो वेस्टर्लीज की वजह से होगी, है ना। और यहाँ पर वेस्टर्ली जो है वो अब ऑन शोर विंड्स बन चुकी है। ऑन शोर क्यों? क्योंकि वो पानी जो है, मतलब जो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगी, वो कहाँ से लेके जाएंगी? मेडिटेरेनियन सी से। तो ऑन शोर का मतलब ये वही है कि वो वाटर से अब लैंड की तरफ को जा रही है, तो दे आर योर ऑन शोर विंड्स। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, और गर्मियों में बारिश क्यों नहीं हो रही है और सर्दियों में बारिश हो रही है तो किस तरीके की विंड से हो रही है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो चलिए वापस से वहाँ पर चल के देख लेंगे और यही चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन विंटर विद ऑन शोर वेस्टर्लीज। देखिए आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया कि विंटर में जो बारिश हो रही है वो वेस्टर्लीज की वजह से हो रही है, जो कि इस समय क्या बन चुकी है? ऑन शोर विंड्स। जो मेडिटेरेनियन सी है, जो मेडिटेरेनियन की जो लैंड्स है, लैंड्स मतलब जो ऊपर का पोर्शन मैंने आपको दिखाया, दैट रिसीव मोस्ट ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन इन विंटर व्हेन द वेस्टर्लीज शिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स। अब वेस्टर्लीज क्या हो गई थी? इक्वेटर की तरफ को आ गई थी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो प्रिवेलिंग ऑन शोर वेस्टर्लीज बन चुकी है, दे ब्रिंग मच साइक्लोनिक रेन फ्रॉम द एटलांटिक टू द कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। एटलांटिक की तरफ से भी इसमें मॉइस्चर आएगा, और जो हमारा मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें मेडिटेरेनियन सी से भी ये लेंगी। ये रेनी सीजन है एंड इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इन ऑलमोस्ट ऑल अदर क्लाइमेट टाइप्स मैक्सिमम रेन जो है वो समर में होती है ना। जितने भी हमने और तरीके के क्लाइमेट अभी तक देखे हैं या आगे भी हम देखेंगे, तो वहां पर जो मैक्सिमम बारिश होती है वो समर में होती है। लेकिन ये एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का एक आउटस्टैंडिंग फीचर कहें या एक्सेप्शनल फीचर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम बारिश हो रही है या जो यहाँ का रेनी सीजन है वो सर्दियों में है। जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो नॉर्मली 25 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है। फिर भी ये मतलब ये भी चीज़ जो है 25 इंच भी कोई फिक्स नहीं है, ये भी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द रिलीफ। रिलीफ मतलब कि कहीं पर अगर पहाड़ है तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, माउंटेन है तो, कहीं पर अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर कम हो सकती है। फिर कॉन्टिनेंटलिटी अगर होगी, मतलब अगर कोई भी ऐसी प्लेस या ऐसी जगह जो समुद्र से दूर है, कोस्टल एरिया से दूर है, तो वहाँ पर क्या होगा? बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एयर का जो मॉइस्चर है, जो विंड का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो पासिंग साइक्लोन्स हैं उनका पैसेज कितना है, यानी कि कितने दिनों तक वो साइक्लोनिक जोन वहाँ पर बना रहता है। साइक्लोनिक जोन मतलब लो प्रेशर जोन बना रहता है। अब एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पर 2 सेलेक्टेड स्टेशन इन्होंने लिए हैं, एक है रोम और केप टाउन। हालांकि केप टाउन का यहाँ पर जिक्र मतलब इन्होंने करा है, ठीक है, ये कंपेयर करके चल रहे हैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने टिपिकल एक वैल्यू ली है कि 33 इंच जो है वो रोम में बारिश हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इटली का पोर्शन है, और केप टाउन यानी कि अफ्रीका में सदर्न पार्ट में वहाँ पर 25 इंच के आसपास बारिश हो रही है, विच आर क्वाइट टिपिकल ऑफ द रीजन्स दे प्रेजेंट। रेन जो है वो होती कैसी है? हैवी शावर्स होते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश नहीं होगी, बहुत तेज बारिश होती है। ओनली ऑन अ फ्यू डेज। फ्यू डेज मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक बारिश हो रही है तो हफ्ते भर तक बारिश ही होती रहेगी, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ दिनों बारिश होगी और बीच में जो है ब्राइट सनी पीरियड्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब इंडिया में अगर आप देखें तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि बारिश हो रही है तो लगातार हो रही है, और अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो धूप जनरली देखने को नहीं मिलती, बादल वगैरह लगे रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ दिनों तक 1-2 दिन बारिश होगी, फिर एकदम से धूप आ जाएगी 2-3 दिन, फिर एकदम से बारिश होगी, ऐसा यहाँ पर होता है।
ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरेनियन विंटर रेन का, या हम कहेंगे कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का। अब इसके बाद ये तो एक जनरल बात हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा जो रिलीफ की बात है उसकी थोड़ा देखेंगे कि विद अ लिटिल मोर कॉशन इन रिलेटिंग द रिलीफ ऑफ द मेडिटेरेनियन लैंड्स टू द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल नोटिस दैट द मेडिटेरेनियन रीजन्स आर ऑफन बैक्ड बाय माउंटेन्स ऑफ सम काइंड। मेडिटेरेनियन के ऊपर की अगर हम बात करें, जहां पर इटली मैंने आपको दिखाया, उसके ऊपर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि वहां पर एल्प्स माउंटेन है ना, एल्प्स माउंटेन है। फिर आइबेरिया, जो सेंट्रल मेसेटा और अदर सियरास ऑफ द पेनिनसुला प्रेजेंट इन इफेक्टिव बैरियर टू द ऑनकमिंग वेस्टर्लीज। तो उसकी वजह से भी क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो पोर्तुगल वाला रीजन है, मैं आपको इसको अगर इस वाले मैप में दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर ये पोर्तुगल है, ये आपका स्पेन है, इसके बीच में भी यहां पर क्या है कि एक माउंटेन रेंज है। तो जो हमारी वेस्टर्लीज यहां से आके टकराती है, वो अगर यहां पर माउंटेन होगा तो वो इस माउंटेन की इसी साइड बारिश करेगी, है ना। वो कैसा साइड होगी, दैट विल बी योर विंडवर्ड साइड। इसके पीछे की साइड या आप कहें कि स्पेन में बारिश कम होगी, क्योंकि वो उसकी लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया बन जाएगा, है ना। तो यही चीज यहां पर जो है वो लिखी गई है कि एज अ रिजल्ट द पोर्तुगीज कोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा गीला रहता है देन ईस्टर्न स्पेन। लिस्बन जो है, लिस्बन आपका पोर्तुगल में है। एनुअल रेनफॉल लगभग 30 इंच के आसपास है, वाइल जो कार्टेजिना है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्पेन, वहां पर लगभग इसकी आधी बारिश यानी कि 15 इंच के आसपास भी बारिश नहीं होती है। मच हैवियर प्रेसिपिटेशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द हाईलैंड्स ऑन विंडवर्ड स्लोप्स फेसिंग द वेस्टर्लीज। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो विंडवर्ड स्लोप है और साथ ही साथ हाईलैंड है, मतलब ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जो स्टीप हिल्स ऑफ द एड्रियाटिक, ईस्टर्न एड्रियाटिक हैं, दे आर द रेनिएस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप विद 182 इंचेस रिकॉर्डेड एट क्रिकवाइज अबाउट 3600 फीट अबव द सी लेवल। अब ये ईस्टर्न एड्रियाटिक की बात कर रहा है, इसको देखिए क्या है। फिर से अगर हम इसी मैप की बात करें तो हालांकि यहां पर दिखा पाना या समझा पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल रीजन जो यहां पर आपको दिखेगा। मेडिटेरेनियन सी आप समझ गए, है ना। मेडिटेरेनियन सी को अगर मैं थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से शेड कर दूं तो ये आप मेडिटेरेनियन सी समझ गए। इसके बाद ये जो इटली वाला पोर्शन है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहां पर ये जो मैंने हल्का सा रीजन बनाया है ब्लू कलर का, दिस इज योर एड्रियाटिक सी। ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है, समझ गए। अब ईस्टर्न एड्रियाटिक मतलब जैसे अगर ये आपका एड्रियाटिक सी है, मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा अलग से फिगर दिखाता हूं। ये अगर एड्रियाटिक सी है तो ये इसका ईस्टर्न साइड होगा, ये इसका वेस्टर्न साइड होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बारिश हो रही है ईस्टर्न एड्रियाटिक साइड में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है, वेस्टर्न एड्रियाटिक में नहीं है, मतलब इस तरफ से नहीं बारिश हो रही है। इटली की तरफ से आप जा रहे हैं तो वहां पर बारिश नहीं है। इटली को जब आप पार करेंगे, एड्रियाटिक सी को पार करेंगे, तब ज्यादा बारिश है। क्यों? चलिए इसका रीजन मुझे आप बताइएगा। मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, जितने कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं उन्हीं का यूज करके आपको मुझे इसका जवाब देना है कि ईस्टर्न एड्रियाटिक में बारिश क्यों ज्यादा होगी और वेस्टर्न में कम क्यों होगी। हालांकि बारिश वेस्टर्लीज की वजह से हो रही है, तो वेस्टर्न साइड में ज्यादा होनी चाहिए, ईस्टर्न में कम होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न में ज्यादा बारिश होगी, वेस्टर्न में कम होगी। ध्यान रखिएगा, बारिश वेस्टर्लीज की वजह से हो रही है। अब आप मुझे इसका जवाब जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट्स को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। फील आनी चाहिए सब्जेक्ट की, कंसेप्ट की फील आनी चाहिए, तभी आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और आप एक तरीके से ये कहिए कि सब्जेक्ट में आपको जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा, सब्जेक्ट में आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप इस तरीके के कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आई होप क्लियर है। तो इसका जवाब मुझे आप नीचे बताइएगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है देखिए कि मेडिटेरेनियन यूरोप में जो बारिश है वो लगभग स्टार्ट होती है सितंबर के आसपास, अक्टूबर में उसका पीक होता है, मतलब अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और दो द डाउनपोर्स आर इनफ्रीक्वेंट, बारिश जो है उसका इनफ्रीक्वेंट है, मतलब मैंने आपको बताया कि लगातार बारिश नहीं होगी, कभी भी हो सकती है। और दे आर वेरी ऑफन वेरी टोरेंशियल, टोरेंशियल मतलब जब भी बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मूसलाधार बारिश होगी। और माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आ सकते हैं, मतलब विनाशकारी बाढ़ वहां पर आ सकती है। अब बारिश क्या हो रही है कि टोरेंशियल रेन हो रही है, मतलब एकदम से बारिश हो रही है, तो क्या होगा कि फ्लड्स जो है दे विल आल्सो कम सडनली, एकदम से बाढ़ आ जाएगी।
दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो टाइम टू डू एनीथिंग अबाउट इट, यानी कि वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उस बाढ़ से कैसे बच सकें या किसी सुरक्षित स्थान में जा सकें, इतना टाइम नहीं मिलता। बारिश जो है वो एकदम से बहुत तेज होती है और एकदम से बाढ़ आ जाती है। 1967 में एक इसी तरीके की डिजास्ट्रस फ्लड जो है, जो एक विनाशकारी बाढ़ है, वो पोर्तुगल के लिस्बन में आई थी और वो आई थी आधी रात को, मिडिल ऑफ द नाइट में, और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी कुछ ही घंटों के भीतर। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि जो स्नो है वो लोलैंड्स पर कम होती है। रेयरली जो स्नो है यानी कि बर्फबारी जो है वो निचले इलाकों में कम होती है और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भी कम होती है। एंड इवन इफ इट डज फॉल ऑन दी हाईलैंड्स, अगर हाईलैंड्स में यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में भी अगर बर्फबारी हो रही है, स्नो हो रहा है, तो वो मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ेगी। और उसको ये लोग यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड फॉर इरीगेशन, यानी कि उसको ये यूज़ करते हैं किसके लिए, जो थोड़ा बहुत बर्फ होती भी है क्योंकि मॉडरेट है तो जल्दी पिघल जाएगी, तो उसमें जो पानी मिलेगा उसको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, मतलब जो डैम्स वगैरह बनाए होंगे उसके लिए या फिर सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो बारिश है वो गर्मियों में क्यों नहीं हो रही है। विंड्स का जो मैंने बताया कि शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स है वो कैसे यहाँ पर इफेक्ट डाल रही है, और सर्दियों में जो बारिश हो रही है वो वेस्टर्लीज की वजह से क्यों हो रही है। नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो गर्मियों में ऑफशोर हो जा रही हैं और वेस्टर्लीज जो है वो सर्दियों के समय पर क्या हो जा रही हैं, दे हैव बिकम ऑनशोर, तो इसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो चलिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। अभी थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में हमें आगे और बात करनी है, कुछ लोकल विंड्स हैं उनके बारे में ही बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में, और उसके आगे की जो वेजिटेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है वो हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में करेंगे। तो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपको वो हमारे फुल कोर्स में मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको अगले लेक्चर से। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, और इसके साथ ही आप जितने भी अपने डाउट्स वगैरह हैं वो हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में, कोर्स को परचेस करने में, एक्सेस करने में कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे support@okul.co ओकुल एड्रेस की ईमेल आईडी, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी बात आप हम तक पहुंचाना चाहें, चाहे वो कोर्सेज को लेकर कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, तो वो भी आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।